हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, इस समय जूलॉजी का एक लेसन चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, और उस बायोमॉलिक्यूल्स में अभी तक हम लोगों ने पहला लेक्चर किया। आज हम लोग कल की क्लास के आगे चलेंगे और जैसा कि पिछले कल मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आराम से समझते हुए पूरी बात को आगे बढ़ना है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक चीज देखी थी। क्या देखा था कल की क्लास में? जरा एक बार थोड़ा सा रिवीजन और उसके आगे फिर बात चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कल कि कोई भी सजीव पदार्थ जो होता है वो कितने रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है, और फिर उन रासायनिक पदार्थों को हम कैसे जाने कि कौन कौन से रासायनिक पदार्थ किसी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, जीवित ऊतकों का रासायनिक संगठन करने के लिए एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, किसी भी जीवित ऊतक का रासायनिक संगठन का विश्लेषण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक पौधा ले लेते हैं या कोई यकृत का एक टुकड़ा लिया गया था, वेजिटेबल्स और लिवर पीस। अब इसे हमने क्या किया था कि एक मोर्टर और पिस्टल में इसे कूट लिया। इस तरीके से एक घर पे होता ना मसाला कूटने वाला, दवाइयां पीसने वाला, इसी तरीके का मोर्टर और पिस्टल। इसमें हमने क्या किया कि अपना ये जीवित ऊतक जो था, कोई भी जैसे वेजिटेबल्स है या कोई भी लीवर का पीस है, उसको इसमें डाल करके कुटाई पीस लिया, चटनी जैसा बना लिया। अब इसको जब पीसने के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, जो भी हमें फाइंड आउट हुआ, उसे हम कहते हैं स्लरी। अब इस स्लरी को हमने क्या किया, स्लरी को बच्चों हमने एक कॉटन क्लॉथ या एक कपड़े से, चीज क्लॉथ भी कहते हैं, मार्किंग का कपड़ा भी कहते हैं, उसमें स्लरी को उठा करके डाल दिया। वेरी सिंपल। अब डालने के बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो था वो यहां पे रह गया और कुछ भाग छन करके इस हमारे दूसरे कंटेनर में आ गया। इसमें से जो ऊपर रह गया, इसको हमने कहा था अम्ल अभिलेय पदार्थ। यह अम्ल में घुलनशील नहीं रहा, अम्ल अभिलेय था, एसिड इनसॉल्युबल, राइट। चूंकि इसको जब हमने कुटाई की थी तो सबसे पहले हमने इसमें क्या डाला था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी डाला गया था। तो एसिड के साथ मिलाकर के इसको हम लोगों ने पीसा था। अब इस स्लरी में दो पार्ट हो गए छानने के बाद, एक जो कपड़े में रह गया और एक पार्ट वो बेटा जो छन करके कहां पे आ गया, नीचे दूसरे कंटेनर में आ गया, यानी एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल, इस तरीके से इसके दो फ्रैक्शन हो गए, एक अम्ल अभिलेय पदार्थ और दूसरा अम्ल में विलेय पदार्थ। क्लियर हो गया। अब इसके आगे, कल के आगे, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बृहद अणु और सूक्ष्म अणु। देखिए बेटा, जो पार्ट इसमें रह गया, किसमें रह गया, छन्नी में रह गया या कपड़े में रह गया, उन सभी पदार्थों को, जो पार्ट कहां रह गया, क्लॉथ में रह गया, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, रट नहीं सकते हो। जो चीज नहीं छनी या जो चीज एसिड में विलय नहीं थी, उसको जब एनालाइज किया गया तो पाया गया कि उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड जैसे पदार्थ थे। क्या क्या था उसमें? जो चीज नहीं छनी
न छनने वाले भाग में क्या क्या था? प्रोटीन थी, न्यूक्लिक अम्ल थे, पॉलीसेक्राइड्स था और लिपिड था। इन सभी को हमने क्या नाम दिया? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बृहत अणु। क्या नाम दिया गया इसको? जो ऊपर रह गया इसको नाम दिया गया बृहत अणु, और यह मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम में कौन कौन आ गया? मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आ गया मैक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत आया प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड आए। इतनी बात समझ में आई। और जो एसिड में घुलनशील थे, जो कंटेनर में गिर गए, जो इस तरीके से ये कंटेनर में आ गए थे, जो एसिड सॉल्युबल पूल था, उन सभी को क्या कहा गया? सूक्ष्म अणु कहा गया। अब इस बात को देखो एक और तरीके से समझो। अभी आपको बताया गया कि जो ऊपर रह गया वो मैक्रो है, और जो सॉल्युबल हो गया, जो घुल गया, जो कंटेनर में आ गया, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला बेटा यहां पर क्या बोला? इसको सूक्ष्म अणु बोला। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है, इसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों कहा जा रहा और माइक्रोमॉलिक्यूल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों कहा जा रहा, इस बात को समझे। Their molecular mass is in the range of 10,000 Dalton and above, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या इससे अधिक होता है, उन सभी को हम बायो मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं किसको? ऐसे सभी पदार्थ जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10,000 से अधिक होता है। अब दूसरी बात ये आती कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। इसके लिए यहां पर आपको बताया गया कि जिनका अणुभार 1000 डाल्टन के आसपास होता है, या ऊपर मैंने लिखा है 18 to 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। दो बातें हो गई, जो एसिड में घुल गया था वो, अथवा वो सभी पदार्थ जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है, या 18 से 800 के आसपास होता है, या जिनका अणुभार 1000 डाल्टन के आसपास होता है, उन सभी को हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत बेटा कौन कौन आएगा? अमीनो एसिड आता है, सिंपल शुगर जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज वगैरह मोनोमर्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक एनसीईआरटी ने बहुत अलग सी बात लिखी, उसको समझना जरा। अलग सी बात ये लिखी कि लिपिड को जो है, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स। वास्तव में जो लिपिड है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो इसमें छन के आएगा, जो नहीं छना, और आपने यहां लिखा भी लिपिड। जी बेटा, मैंने यहाँ पे लिपिड भी लिखा और ये एसिड इनसॉल्युबल भी है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इस पर बात करो। चूंकि लिपिड इज नॉट, उसके दो रीजन बताए मैंने। पहला रीजन उसका क्या है कि लिपिड हैव अ मॉलिक्यूलर मास सिमिलर टू दैट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल लेस देन 800 डाल्टन। चूंकि इसका जो आणविक भार है वो किसके बराबर है? वो होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स की तरह, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। चलिए सर ठीक है, लेकिन फिर ये घुला क्यों नहीं? अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कम था तो ये घुला क्यों नहीं? देखो बेटा एक बात बताते, लिपिड कभी भी उसमें जो आपको जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि इसमें एक पोलर हेड और एक नॉन पोलर टेल होती है।
तो जो नॉन पोलर टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और वो कभी भी जल में घुलनशील नहीं होती है। याद आ गया होगा। लिपिड कहां पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में या अन्य प्रकार की झिल्लियों में। तो वास्तविकता ये है कि जब इसे कूटा गया या एसिड में घोला गया तो ये घुला ही नहीं। छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में, छोटे छोटे सिस्ट जैसी रचनाओं के रूप में ये ऊपर कहां रह गया? छन्नी में ऊपर रह गया। तो न छन्ने का कारण इसका स्वभाव है, इसका केमिकल नेचर है कि ये अगले रह गया। लेकिन अगर वास्तविकता में मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से नीचे है या आसपास है। तो इस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम देखेंगे तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर घुलनशीलता हम देख रहे, सॉल्युबिलिटी देखें तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल से, चूंकि फिल्टर नहीं हुआ। तो दोनों बातें आप समझ गए। मैंने क्या कहा कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स। रीजन क्या दिया? लिपिड हैव ए मॉलिक्यूलर मास सिमिलर टू दैट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स लेस देन 800 डाल्टन। हिंदी में अगर बात की जाए तो लिपिड का आणविक भार जो होता है वो सूक्ष्म जैविक अणुओं के समान होता है और इसका जो अणुभार होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। दूसरी बात, दे डू नॉट soluble या do not appear in the acid soluble pool due to their non-polar nature। मैंने पहले भी कहा कि अपने नॉन पोलर यानी जो नॉन पोलर टेल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, एसिड में सॉल्युबल नहीं होती, जिसकी वजह से ये वहां फिल्ट्रेट में रह गया। अब बेटा एक बात और समझ लो कि ऑल द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जितने माइक्रोमॉलिक्यूल एक्सेप्ट लिपिड आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन। लिपिड को छोड़ करके या लिपिड के अतिरिक्त जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है वो बहुलीकरण से बनते हैं। अब बहुलीकरण क्या होता है? पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जब एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थ की इकाइयां आपस में जुड़ करके किसी बड़े अणु का निर्माण करती, किसी गुरु अणु का निर्माण करती, किसी मैक्रोमॉलिक्यूल्स का निर्माण करती। तो इस प्रकार इकाइयों के जुड़ने से जो भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस घटना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। और जो बन के तैयार हुआ वो उसको हम कहते हैं बहुलक। जैसे चाक एक बहुलक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का एक बहुलक है, इंक एक पॉलीमर सबस्टेंस है, पॉलीएथीन जो होती है वो भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है। इसमें कई सारी यूनिट आपस में जुड़ करके इस पदार्थ को बनाती है। तो चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, ये सब के सब जो होते हैं अपने मोनोमर्स यानी एकल इकाइयों के जुड़ने के बाद बनते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब तक आपको एक नई बात बताई मैंने कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनको क्राइटेरिया किस तरीके से फिक्स किया जाता है। अब बेटा आगे की अगर बात करें तो अगला टॉपिक अगर एनसीईआरटी का आप देखते हो तो वहां पर एक नई हेडिंग आएगी, यहां पर प्राथमिक व द्वितीयक मेटाबॉलिज्म। या इसको रुको जरा, एक एनसीईआरटी है, हम आपको टेबल दिखाते हैं पहले, फिर इस पर वापस आते हैं। अब बेटा इन तमाम बातों को समझने के बाद कि हमारे शरीर जैविक अणुओं से मिलकर के बना है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और इसके एक्सट्रैक्शन यानी किस प्रकार से इसको हम एनालाइज करेंगे, इन तमाम बातों के बाद एनसीईआरटी ने एक टेबल बनाई और उसमें उसने बताया कि हमारी कुल कोशिका जो होती है ना सेल, उसका वास्तविक सेल में कौन कौन से कंटेंट और कितने पाए जाते हैं। ये टेबल आपको याद करनी है। तो एक तरफ यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट की, यहां पर अगर हम बात करें कंपोनेंट की तो हमारे शरीर में या किसी भी सेल में जो वाटर का कंटेंट है वो 70 to 90% है। यानी कोई भी जीवित शरीर 70 से 90% जल से बना होता है। क्वेश्चन क्या आता है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट
बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन आवर बॉडी या लिविंग सेल्स, आंसर होगा वाटर। नंबर 2 पर हमारे शरीर में आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे शरीर में 10 से 15% पाई जाती। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 3% पाया जाता है। वहीं लिपिड की मात्रा अगर देखी जाए बेटा तो लिपिड केवल 2% ही हमारे शरीर में पाया जाता है सेल के अंदर। न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा कितनी 5 to 7% है और 1% मात्रा आयंस की पाई जाती। तो ये था किसी भी जीवित कोशिका में पाए जाने वाले अवयव और उनका कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत। अंग्रेजी वाले इसी से काम चला ले, सबको पता है कि इसको कंपोनेंट कहते हैं। ये वाटर है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है और ये आयंस है। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों अब हम लोग वापस चले जहां पे मैंने आपको छोड़ा था। कहां पे छोड़ा था मैंने आपको छोड़ा था कि अब हम लोग बात करने जा रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मेटाबोलाइट्स क्या है। मेटाबोलाइट्स दरअसल हम कहते किसे, फिर हम लोग बात करेंगे कि इनको प्राइमरी और सेकेंडरी किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यानी प्राथमिक, उपापचयज और द्वितीयक उपापचयज इन्हें कहते क्यों हैं, फिर कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। ये 3 क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में और बाकी है। अब देखो जैसे अभी आपने देखा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से क्लासिफाई किए गए। अगर इन सभी प्रकार के मिलने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ थे इनकी एक लिस्ट बनाई जाए, ठीक है, तो हजारों प्रकार के क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इफ वन वेयर टू मेक अ लिस्ट of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, and these 1000 organic कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले हजारों प्रकार के, क्या बोला मैंने, हजारों प्रकार के ये रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं पदार्थों को हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स या उपापचयज। हिंदी बड़ी गजब की है भाई साहब। जितने भी हमारे शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ थे उनको अगर लिस्टिंग की जाए तो उस लिस्टिंग से हमें हजारों प्रकार के कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और उन सभी कार्बनिक पदार्थों को हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स। क्लियर हो गया? अब ये बात आप समझ गए कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। अब इन मेटाबोलाइट्स को अगर हम क्या करें, क्लासिफाई करें, ये मेटाबोलाइट्स है आपके पास, इन सभी प्रकार के उपापचयज या मेटाबोलाइट्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो इनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। एक ग्रुप में पाए जाने वालों को हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरे को हम लोग, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राथमिक उपापचयज और द्वितीयक उपापचयज। अब प्राथमिक उपापचयज में कौन कौन आएगा, पहले ये देखो कौन कौन आएगा, फिर आपको हम बताएंगे क्यों आएगा। इसके अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
फैट्स, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के साथ साथ बेटा इसके अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड। इसमें देखो कोई हिंदी अंग्रेजी का चक्कर नहीं, प्रोटीन प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो एसिड की जगह बस अमीनो अम्ल कर देना है और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड रहेगा या न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, बस और क्या होगा। अब दूसरी बात यह थी कि मैंने आपसे अभी कहा था कि इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्यों कहा जाता है। हैव आइडेंटिफायबल फंक्शन एंड प्ले। इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, प्ले रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। प्राइमरी या प्राथमिक उपापचय के अंतर्गत आपको बताया गया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जैसे पदार्थ आते हैं और ये सभी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके फंक्शन एक निश्चित प्रकार के पहचान युक्त कार्य होते हैं और साथ ही साथ ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में, फिजियोलॉजिकल एक्शन में अपनी बहुत अहम भूमिका रखते हैं। आपको याद रखना है कि ऐसे सभी पदार्थ जो किसी सेल में पाए जाए, लिविंग्स में पाया जाए, जिनका नोन फंक्शन होता है, जिनके कार्यों के बारे में ज्ञात जानकारी है, उन सबको हम कहते हैं प्राथमिक उपापचय। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा गया, लेकिन जैसे कुछ पौधों में, फंजाई में, बैक्टीरिया में जब सेल को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो उससे कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जैसे पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जानते हो ना, रंगीन पदार्थ, एल्केलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, इसके अलावा एसेंशियल ऑयल, इसके अलावा कुछ विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स, इसके अलावा लेसाइथिन्स या लेटेक्स, इसके अलावा बहुत सारे पॉलीमेरिक सबस्टेंस और कभी कभी इनसे हमें कुछ दवाइयां। अभी क्यों निकल रहे हैं भाई? कोई भी जो मेडिसिन हमें पौधे से प्राप्त होती, क्या उसको कभी पौधा खाता है? कभी नहीं खाता है, उसको कभी नहीं खाता है। मैंने क्या कहा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं कौन से? पहले देखो, रंगीन पदार्थ, एल्केलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, ठीक, लैक्टिन्स, पॉलीमेरिक सबस्टेंस, ड्रग्स। इसके अलावा भी कई बार आप देखते हो कि पौधों से हमें और क्या मिलता है? पौधों से हमें मिलती है सेंट, सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होता है? स्पाइस, मसाले प्राप्त होते। और क्या प्राप्त होता है? रबर। लेकिन इनका यूज कौन करता है? इनका यूज करता है ह्यूमन। इन सभी पदार्थों का, सेंट का, स्पाइस का, रबर का कौन प्रयोग करता है? ह्यूमन। जो जनरेटर है इनका, ये क्यों पैदा करते हैं ये किसी को नहीं पता। नो
आइडेंटिफिएबल फंक्शन फॉर प्लांट्स। पौधों ने इन्हें बनाया, लेकिन पौधों को खुद ही नहीं पता है, या शायद हमें नहीं पता है कि पौधे इन्हें क्यों बनाते। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। तो एक तरीके से अगर बात की जाए कि सभी ऐसे पदार्थ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए अगर बात की जाए, तो किसी भी पौधे के द्वारा या किसी भी सेल के द्वारा बनाए गए वो सारे पदार्थ जिनका कोई वास्तविक कार्य नहीं है, जो बना रहे हैं वो इसका कैसे यूज करते हैं इसकी हमारे पास जानकारी नहीं है, जो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रकार के सबस्टेंस को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक उपापचयज पदार्थ कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, इसको एक टेबल की सहायता से मैं समझाता हूं। यहां से कई बार क्वेश्चंस आपके नीट में आए हुए हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब बेटा, ये जो टेबल पीछे है ना, इससे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, आप हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है। हमको पिगमेंट्स के रूप में क्या क्या मिलता है, या पिगमेंट्स क्या क्या है? तो बेटा, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, ये दोनों क्या होते हैं? ये प्लांट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए रंगीन पदार्थ होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। देखो, ये कैरोटीनॉइड्स जो है ना, ये वास्तव में कैरोटीन है। गाजर होती है ना, लाल वाली गाजर होती है, काली गाजर होती है, दोनों के रंगीन, उसमें जो रंग है ना, वो कैरोटीन के ही कारण होता है। अब ये क्यों रंगीन होती है, ये पौधे को थोड़ी पता है, ये हमको पता है कि देखने में अच्छी लगेगी। इसी तरीके से एंथोसाइनिन नीला रंग देता है। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पिगमेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील कौन सा रंगीन पदार्थ या पिगमेंट्स होता है? तो एंथोसाइनिन। कई बार हम सब्जियों को धुलते हैं ना, तो रंग निकलता है, वो कुछ और नहीं होता है, एंथोसाइनिन होता है, वो जल में घुलनशील होता है। बाकी पिगमेंट्स नहीं घुलते, वो ऑर्गेनिक विलायकों में, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। अब इसी तरीके से हम एल्केलॉइड्स की बात करें, जैसे मॉर्फिन और कोडीन। ये मॉर्फिन दर्द की दवा होती है, याद होगा आपको। तो इस तरीके से एल्केलॉइड्स होते हैं। टर्पिनॉइड्स के अंतर्गत मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स आते हैं। एसेंशियल ऑयल में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा, लेमन ग्रास ऑयल। इसी तरीके से टॉक्सिन्स, कुछ विषैले पदार्थ जैसे आर्गिन और रेजिन। लैक्टिन्स के अंतर्गत कौन कहना, वैलिन ए, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये वाला भी आ चुका है। पॉलीमर सबस्टेंस जैसे रबर, कोन और सेलुलोज, ये सारे के सारे पॉलीमेरिक सबस्टेंस हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, और ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसी तरीके से ड्रग्स, तो बिब्लास्टिन और कुरकुमिन जो होती है, ये बेटा आपको ड्रग्स के रूप में पौधों से प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको लेकर के आएंगे अमीनो एसिड और लिपिड के बारे में बात करेंगे, यानी माइक्रोमॉलिक्यूल्स आप सीरियसली स्टार्ट किए जाएंगे। तो आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की बात हमारी 100% समझ में आई होगी। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े कह सकते हो कि गलत बात है कि आप नोट्स नहीं बनाते हो। ऐसे में कितनी बार आपको ये फोटो दिखा दूं, अपनी दिखा दूं या बोर्ड की दिखा दूं, कुछ नहीं होने वाला। दो बातें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो आपको अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे? स्मार्ट वर्क करिए, गधों की तरह लिखिए मत, उसको मेन पॉइंट्स आउट करें। और साथ ही साथ जो दूसरी बात मैंने बताई है आपको कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। जब तक आप संबंधित टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अभी मैंने ये आपको पढ़ाया, और इसको पढ़ने के बाद अगर आप तुरंत क्या नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, तो फिर इसके पढ़ने और मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं।
जिस दिन जिस टॉपिक की क्लास आप करते हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, ऑफलाइन चल रहा हो, ऑनलाइन चल रहा हो, किसी भी तरीके की कोई भी क्लास चल रही है, लेकिन जब तक बच्चों आप क्या नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे। हमारा स्लोगन आपको हम बार बार सुनाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं कि जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। और सबसे कम मटेरियल आप देख लीजिए और सबसे सटीक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको राहुल सर के साथ ही मिलेगी। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।